नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला का 34वां क्लास आप देख रहे हैं। जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम था। उत्तर डी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था। इसके अलावा साथियों, उत्तर में हमारे डी हो जाएगा। इसके अलावा नवजीवन भी गांधी जी का ही समाचार पत्र था, हरिजन भी गांधी जी का समाचार पत्र था, यंग इंडिया भी था। इसके अलावा जितने भी गांधी जी के समाचार पत्र पुस्तक है, उन सभी का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड है। आप उसको जरूर जाकर के देख लीजिएगा। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? उत्तर होगा ए, 1915 ईस्वी। ध्यान पूर्वक देखिएगा सारे डिटेल को। उत्तर हमारा होगा 1915। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे केस के सिलसिले में, मुकदमे के सिलसिले में। यह केस था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का। कब गए थे केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गांधी जी? तो 1893 ईस्वी में। 1893 वही वर्ष है साथियों जिस वर्ष स्वामी विवेकानंद शिकागो महाधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। शिकागो महाधर्म सम्मेलन में भाग लेने स्वामी विवेकानंद 1893 में गए थे। ये वही वर्ष है 1893 जब एनी बेसेंट आयरलैंड से हमारे भारत आई थी। एनी बेसेंट उसी वर्ष साथियों 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगर पूछा जाए गांधी जी बैरिस्टर की डिग्री कहाँ से प्राप्त किए थे, पढ़ाई कहाँ से किए थे वकालत? तो लंदन से। लंदन से वकालत की पढ़ाई करने के बाद बैरिस्टर कहा जाता है उस वकील को। तो लंदन से पढ़ाई करने के बाद दक्षिण अफ्रीका गए 1893 और वापस आए 1915 को। पूरा डेट देखिएगा, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास करके पूर्ण रूप से भारत आ जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को हमारे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी कब मनाया जाता है? पीबीडी मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। इसके अलावा साथियों याद रखिएगा, 1893 में गांधी जी गए और 1915 में आए थे। बीच में एक बार 1901 ईस्वी में भी गांधी जी भारत आए थे और उस दौरान गांधी जी कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे गांधी जी पहली बार 1901 में। 1915 में जब भारत आए तो इनको गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात होती है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कांग्रेस में नरम दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको अपना राजनैतिक गुरु मान लेते हैं गांधी जी। और इन्हीं के कहने पर 1915 से एक साल भारत भ्रमण करते हैं गांधी जी। इन्होंने कहा कि अगर आप भारत में समाज सेवी या राजनेता बनना चाहते हैं तो पहले भारत में रहिए, भारत में घूमिए एक साल खूब अच्छे से, क्योंकि आप 22 साल लगभग विदेश में दक्षिण अफ्रीका रह करके आए हैं। निश्चित तौर पर आपका उद्देश्य पाक है, लेकिन आप भारत की समस्याओं को जब तक आप घूमेंगे नहीं, भारत मणिपुर में क्या समस्या है, जम्मू कश्मीर में क्या समस्या है, तमिलनाडु में क्या समस्या है, तब तक आप कैसे जानेंगे हमारे भारत की विविधताओं की समस्या को। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर एक वर्ष गांधी जी घूमते हैं। उसके बाद 1916 से गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, सदस्य बन जाते हैं और 1916 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लगातार शामिल होते हैं। 1916 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसमें सम्मेलन में 1916 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं, लेकिन पहली बार इस डेट को आप याद रखते रहिएगा। और 1916 में ही साथियों डॉक्टर राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के एक किसान थे जो 1916 गांधी जी से लखनऊ में कांग्रेस जो अधिवेशन होता है वहां पर मुलाकात करते हैं और गांधी जी से अपील करते हैं कि इनके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र चंपारण आइए और यहाँ पर तिनकठिया प्रथा जो इंडिगो आंदोलन चल रहा है उसको सपोर्ट करिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? उत्तर होगा बी, पीटर मोरित्सबर्ग। साथियों, ट्रेन से फेंका गया ये शब्द जो है हम लोग के नहीं, हमारे शब्द नहीं है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ हूबहू प्रश्न है। हम लोग नहीं प्रयोग करेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपिता है, हम लोग अपमानित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न है इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। देखिएगा साथियों, हुआ क्या था पूरी बात। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रह रहे थे, दक्षिण अफ्रीका, तो डरबन से प्रिटोरिया यात्रा करने के दौरान पीटर मोरिसबर्ग रेलवे स्टेशन था, इन दोनों स्टेशन के मध्य में पड़ता है। यहाँ पर अंग्रेजों से झड़प हो जाता है। अंग्रेज कहाँ से आ गए? देखिएगा, जिस प्रकार से हमारे देश में अंग्रेजों ने 190 साल तक शासन किया, हमारे भारत को उपनिवेश बनाया, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, बहुत सारे देशों को ब्रिटेन ने उपनिवेश बना करके गुलाम बना के रखा था। दक्षिण अफ्रीका भी उस समय था।
अंग्रेजों के यानी ब्रिटिशर्स के उपनिवेश के रूप में इनके अधीन में। तो अंग्रेजों ने एक परंपरा बना दिया था कि प्रथम श्रेणी में खाली अंग्रेज चढ़ेंगे, खाली गोरे चढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के मूल लोग प्रथम श्रेणी में नहीं यात्रा करेंगे, जनरल बोगी में बैठेंगे। और जो भारतीय लोग भी हैं, हम लोग को भी वो लोग काले ही कहते थे, भले ही कितना भी गोरा कोई हो जाए हमारे भारत में, जम्मू कश्मीर का, तब भी वो लोग अंग्रेज हम लोग को काले ही कहते थे। तो काले लोग को ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया, यानी कि नस्लीय भेदभाव कर रहे थे अंग्रेज, नस्लीय भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में। और इसी क्रम में गांधी जी को पीटर मोरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर अपमानित करके उतार दिया गया। इस स्टेशन पर गांधी जी उतरे, रात भर रहे और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक दक्षिण अफ्रीका से नस्लीय भेदभाव या भेदभाव नहीं समाप्त करेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। तो गांधी जी गए थे क्षणिक कार्य करने के लिए 21 के सिलसिले में, और नस्लीय भेदभाव का शिकार होकर के पूरे दक्षिण अफ्रीका से नस्लीय भेदभाव को समाप्त करके दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन और सफल कई आंदोलनों को चला करके पूर्ण करके वापस लौटते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। उत्तर होगा साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर में स्थित है। अहमदाबाद नगर के समीप में है साबरमती आश्रम। गांधी जी ने इस आश्रम की स्थापना की। इसका अन्य नाम एग्जाम में पूछा जाता है। साबरमती आश्रम का अन्य नाम था सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या हरिजन आश्रम। सत्याग्रह आश्रम या हरिजन आश्रम साबरमती आश्रम का नया अन्य नाम था। साथियों, अहमदाबाद जो शहर है इसको सुल्तान अहमद ने बसाया था। सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर को बसाया था। माना जाता है कि प्राचीन काल में रानी कर्णावती थी, रानी कर्णावती, इन्होंने बहुत सारे नगरों को बसाया था। रानी कर्णावती ने प्राचीन काल में अहमदाबाद को बसाया था, मध्य काल में अहमद शाह ने अहमदाबाद को बसाया था। अहमदाबाद साथियों गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। थोड़ा सा स्टैटिक जी के याद रखिएगा। यहाँ पर पूरा एक प्रांत था बम्बई प्रांत। बम्बई प्रांत, बम्बई प्रांत को राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया फजल अली 1956, उसके तहत दो हिस्सों में बांटा गया। एक गुजरात हो गया गुजराती भाषा वालों के लिए, और एक महाराष्ट्र हो गया मराठी भाषा वालों के लिए। तो गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद था, उसी अहमदाबाद को चुना गया राजधानी बनाने के लिए, सबसे प्रमुख शहर होने के नाते। लेकिन बहुत डेंसिटी थी, इसलिए अहमदाबाद के समीप में 10-15 किलोमीटर की दूरी पर एक नया नगर बसाया गया गांधी जी के नाम पर, गांधीनगर। गांधीनगर अहमदाबाद के समीप में डेवलप्ड नगर है गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है। इसके अलावा साथ ही याद रखिएगा, गांधी गांधी जी के नाम पर, गांधी जी के नाम पर महात्मा मंदिर, महात्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में है। महात्मा मंदिर गुजरात राज्य में अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात के समीप में महात्मा मंदिर है गांधी जी की स्मृति में। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल के नेता थे, इनको गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य यानी गांधी जी हुए, याद रखे रहिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे। रानाडे जो थे वो गोखले के गुरु थे, और गोखले गांधी जी के गुरु थे। और गांधी जी को अपना गुरु मानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दोनों लोग गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। छठा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? उत्तर सी, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में। दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तीसरा 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में लगान वृद्धि के विरुद्ध खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था, सफल हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 3/20 हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य था कि किसानों को जबरदस्ती इंडिगो या नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। डॉक्टर राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आते हैं और तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध भारत में पहला अपना क्षेत्रीय आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं, ये भी सफल होता है। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था, प्लेग बोनस 35% जो दिया जा रहा था उसको बंद कर दिया था मिल मालिक ने, अहमदाबाद मिल मालिक ने। तो गांधी जी ने यहाँ पर भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। भूख हड़ताल गांधी जी ने सबसे पहले किस आंदोलन में किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। अहमदाबाद मिल का मालिक जो था गांधी जी का मित्र था, उसने कहा कि हम 20% दे रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, मित्रता अपने जगह पर है और मानवता इंसानियत अपने जगह पे है। उन्होंने भूख हड़ताल किया, आंदोलन किया, 35% बोनस देना पड़ा अहमदाबाद मिल मालिक को, उनके मजदूरों को। ये गांधी जी का आंदोलन था। बाकी बी में जो बारडोली सत्याग्रह है 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के सूरत
के बारदोली तालुका में चलाया था। बारदोली तालुका में 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह चलाया, वो भी सफल रहा। वहां की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सातवां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? उत्तर होगा बी, बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के सूरत के बारदोली तालुका में चलाया था, सफल हुआ था। वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आठवां प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का जब गठन किया, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज जो भारतीयों को, हम लोग के पूर्वजों को जबरदस्ती प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक करके लड़ा रहे थे, शहीद कर रहे थे, उससे आहत होकर के सुभाष चंद्र बोस ने जापान का साथ दिया और आईएनए का गठन किया और विदेश से फोन करके गांधी जी को कहा कि हे हमारे देश के राष्ट्रपिता, हम आजादी की एक नई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ये राष्ट्रपिता का संबोधन पहली बार गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए गठन के दौरान फोन पर कहा था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू कहा था। बापू उपनाम गांधी जी को किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे ही साथियों, महात्मा महात्मा गांधी जी को किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऐसे साथियों, वन मैन आर्मी, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो वन मैन वाला जो उपनाम था वो लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल ने कहा था। एक चर्चिल था साथियों, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल, इसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। गांधी जी साथियों अपने जीवन में आरंभिक समय में अगर देखें तो पूरा सूट बूट पहन के रहते थे, वकालत की डिग्री लिए थे, बैरिस्टर थे। लेकिन एक समय के बाद उन्होंने देखा कि हमारे देश का जो अन्नदाता किसान है उसके पास पूरा वस्त्र नहीं रहता है, तो हम किस हक से, किस अधिकार से वस्त्र पूरा धारण करें। तो उन्होंने अपने वस्त्र को त्याग दिया। सिर्फ पूरे जीवन भर गांधी जी धोती पहन करके रहे थे। यही कारण था किसानों के कारण कि हमारे देश का अन्नदाता किसान जब गरीब है तो हमको वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। हालांकि गांधी जी के फादर राजकोट के दीवान थे, संपन्न परिवार से थे, उसके बावजूद गांधी जी ने अपने देश हित के लिए बहुत कुछ परित्याग किया था। नौवां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, बापू जवाहरलाल नेहरू। उत्तर देखिएगा सी उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? उत्तर होगा यरवदा जेल। पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में यरवदा जेल या यरवदा जेल है, जिस जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। 11वां प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 30 जनवरी 1948 गांधी जी की जब हत्या की जाती है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, उसके बाद दुखी होकर के जनता के बीच संबोधन के रूप में इन्होंने शुरुआत से कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। भाग करके हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए गांधी जी से परामर्श सलाह लेने पहुंच जाते थे। अब हम लोग किसके पास जाएंगे? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। 12वां प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स। इसने कहा कि हम लोग गवर्नर जनरल हैं, हम लोग अंग्रेज अधिकारी हैं, जो ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम जेम्स प्रथम है, उनके पास जाने के लिए हम लोग को अनुमति लगती है। हम लोग पूरा सूट बूट एकदम वेल मेंटेन होकर के, इतने योग्य होकर के जाते हैं, पहुंचते हैं, कांपते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते। लेकिन भारत का एक ऐसा आदमी अकेले जो है ये पूरे देश को और ब्रिटेन को हिला दिया है। कोई हिंसा नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य करके मजबूर कर दे रहा है कि ब्रिटेन के राजा इनको आमंत्रित करे। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, एक गोलमेज सम्मेलन पहला गांधी जी नहीं पहुंचते हैं तो असफल हो जाता है गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, गांधी जी उस पर हस्ताक्षर करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एसएस राजपूताना जहाज से जाते हैं लंदन और वहां पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। राजा के सामने आते हैं, वही उनका धोती वाला वस्त्र था और ऊपर कुछ नहीं पहने रहते हैं। तो ये देख करके आश्चर्य व्यक्त करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा और चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। 13वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? उत्तर होगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, इतिहास को रिकनेक्ट करेंगे चीजों को, तो हर प्रश्न को आप कर सकते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको कहा जाए कि आप पहले किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वनडे हो,
आप 1 वर्ष तक जाइए, पहले प्रीवियस ईयर का जितना पेपर होता है 20-25 साल का हुआ है उस सबको सॉल्व करके आइए। तो ये बात आपसे कौन कहेगा? आपके गुरु ही कहेंगे। वही चीज़ है यहाँ पर भी। गांधी जी को 1 वर्ष पूरे देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह और भारत भ्रमण करने की सलाह उनके गुरु ने दिया था। कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 14वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? उत्तर होगा गांधी जी। गांधी जी ने कहा है, साध्य से भी ज्यादा पवित्र साधन होता है। अगर आप गलत साधन से साध्य तक पहुंचते हैं तो वह साध्य आपका उचित नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके जीवन का टारगेट है लेखपाल बनना, सेक्रेटरी बनना या पीसीएस अधिकारी बनना, और ये आपका साध्य हो गया। साध्य को ही साथियों लक्ष्य कहा जाता है, टारगेट कहा जाता है। अब 2 प्रकार का साधन आपके पास है। माध्यम को साधन कहा गया है, गांधी जी ने कहा है। देखिएगा, एक मार्ग है आपका कि आप कंपटीशन की तैयारी करिए, विधिवत तैयारी करके सिलेक्शन लीजिए, और दूसरा हो गया कुमार्ग, यानी कि आप 20-25 लाख रुपए इकट्ठा करिए और दे दीजिए और नौकरी पा लीजिए, जो संभव नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे नौकरी पा जा रहा है लेखपाल सेक्रेटरी का, तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा? भैया खेत बेच के 20 लाख रुपया दिए हैं तो सबसे पहले लेखपाल सेक्रेटरी बन करके और पैसा निकाला जाए, ये उद्देश्य रहेगा। इसलिए कहा गया है कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। अगर यही तैयारी करके ईमानदारी से अगर कोई परीक्षा बीट करके यहाँ पे जा रहा है तो वो निश्चित तौर पर अच्छा काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। और वो पढ़ करके अगर आया है तो उसको महसूस होगा कि हमको पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा ही हमारे समाज में छोड़ना है, क्योंकि ऊर्जा लौट करके वापस फिर हमारे ही पास आएगी। तो अगर निगेटिव हम रहेंगे भैया तो घूम फिर करके निगेटिव हमारे पास ही आएगा। 15वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? उत्तर होगा सी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ये मील है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा लगेगा तो मील मतलब भोजन, फूड हो जाएगा। ये मील है, फैक्ट्री है। 16वां प्रश्न पूछा गया है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल, चंपारण के किसान। उत्तर हमारा डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न पूछा गया है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बीपीएससी बिहार का एग्जाम दीजिए, चाहे अपने भारत में, यूपी में, कहीं पर एग्जाम देंगे, ये महत्वपूर्ण है। बिहार में खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम 1929 ईस्वी में इन्होंने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, किसानों की समस्याओं को रखने के लिए। 18वां प्रश्न पूछा गया है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। उत्तर होगा ए, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया और फिर बाद में किसान कांग्रेस का नाम बदल के किसान सभा कर दिया गया। ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1936 में होता है और आगे इसका नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। क्या था साथियों, जैसे बिहार प्रांतीय किसान सभा, उत्तर प्रदेश क्रांति किसान सभा, हर राज्य के जो भी किसान आंदोलन हो रहे थे, किसानों का संगठन था, वो सब एक मंच पर आ गए थे। उनको कहा जाता है अखिल भारतीय किसान सभा। इस अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव पूछा जाए अगर, महासचिव कौन थे, तो आप याद रख रहेंगे एन जी रंगा का नाम, एन जी रंगा, ये महासचिव थे। और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद, जो बिहार प्रांतीय सभा के थे, वही अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के भी पहले अध्यक्ष बने थे, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद। 19वां प्रश्न पूछा गया है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? उत्तर होगा सी, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन होता है। लखनऊ में 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में पूरे देश भर के किसान जो अलग अलग राज्यों से थे, अलग अलग संगठनों से थे, एक मंच पर आते हैं। 20वां प्रश्न पूछा गया है, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार उपाधि अभी नहीं लगा है, जब बारडोली सत्याग्रह सफल होगा तो वहां की महिलाओं के द्वारा दिया जाएगा, तब हम लगा देंगे सरदार उपाधि। बारडोली कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में सूरत तालुका में, सूरत जिला साथियों, सूरत जिला में बारडोली तालुका, बारडोली नाम का तालुका तालुका था बारडोली, वहीं पर ये आंदोलन चलता है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया जाता है। ये किसानों के हित के लिए था, किसानों से लगान जो वसूला जा रहा था उसी के विरुद्ध था। सफल होता है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह 1928।
तो बारडोली की महिलाओं ने खुश होकर के वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दिया सरदार। सरदार की उपाधि किसकी? वल्लभ भाई पटेल की। किसने दिया? तो बारडोली की महिलाओं ने। 21वां प्रश्न पूछा गया, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 1952 ईस्वी में, 1952 आंध्र प्रदेश और पोचमपल्ली गांव में आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया जाता है। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कब चलाया? 1952। कहाँ से चलाया? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। क्या था साथियों? भूदान शब्द से ही लग रहा है भूमि दान करना। जब अंग्रेज हमारा भारत छोड़ के 1947 में गए और हमारे देश में 1950 में कानून संविधान बन गया, तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी कि 1% मात्र लोगों के पास 99% जमीन था, भूमि था। एक जो जमींदार अंग्रेजों के जो अधीन में रहते थे, सामंत टाइप के, जब अंग्रेज गए तो उनका 1000-2000 एकड़ का जमीन ही जमींदार आधिपत्य बना करके रख लिए, कब्जा करके रख लिए। तो इन्होंने और इनके तरफ बहुत सारे हमारे देश के समाज सेवी ने आंदोलन चलाया और जा जाके जमींदार और राजाओं से अपील किया, ये जमीन और ये खेत ये लेकर के कोई नहीं जाएगा, हम सबको यहीं जन्म लेना और यहीं पे समाप्त हो जाना है। तो थोड़ा सा हम अपने देश के लोगों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, वंचित वर्गों के बारे में सोचें और कुछ भूमि दान करें। वही था भूदान आंदोलन। जा जाके जमींदारों राजाओं के पास विनोबा भावे ने भूदान कराया था और बड़े पैमाने पे भूमि दान हुआ भी था साथियों। ये कहानी, इसके अलावा आप याद रखिएगा, इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाया था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र, 1940 में महाराष्ट्र के पवनार, पवनार पवनार आश्रम था, वहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह ही किसको चुना गया था? तो आचार्य विनोबा भावे को। ये सभी कारणों से साथियों आचार्य विनोबा भावे को रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रमन मैगसेसे पुरस्कार नाम सुने होंगे आप। रमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। रमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसको मिला था? तो आचार्य विनोबा भावे को। क्यों मिला था? ये सब आंदोलन चलाने के कारण, भूदान आंदोलन बड़े पैमाने पर चला करके गरीब लोगों को भूमि जमीन दिलाने का कार्य किया था आचार्य विनोबा भावे ने। तो आचार्य विनोबा भावे पहले भारतीय जिनको रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान हुआ। प्रथम भारतीय जिनको रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान हुआ वो थे आचार्य विनोबा भावे। 22वां प्रश्न पूछा गया है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर होगा विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे 1952 आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की। 23वां प्रश्न पूछा गया, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना हुई? उत्तर ए 1920। महत्वपूर्ण संगठन है साथियों, व्यापारियों का। ये देखिएगा, वो किसानों का था, ये व्यापारियों का। इसको एटक भी कहा जाता है, AITUC। 1920 में एटक का गठन होता है। एटक का गठन 1920 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका गठन क्यों होता है? 1919 में ILO का स्थापना होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन 1919 में होता है। उसी क्रम में हमारे भारत में भी 1920 में एटक का गठन होता है। कहाँ पे? बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ का गठन होता है, जिसके संस्थापक अगर पूछा जाए, एटक के संस्थापक कौन थे? तो NM जोशी जी। NM जोशी एटक के संस्थापक थे। और एटक के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए, एटक के प्रथम अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष थे। 24वां प्रश्न पूछा गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर होगा सी लाला लाजपत राय। एटक के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 25वां और अंतिम प्रश्न है, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर होगा सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर आप इतिहास की घटनाओं को लिंक कराने लगे साथियों तो सब कुछ याद आ जाएगा आपको। 1919 का वही समय जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आता है? 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसी अधिनियम को साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। ये अधिनियम दो लोगों ने लाया था। क्यों इसको ये नाम दिया गया? क्योंकि मॉन्टेस्क्यू जो था उस समय भारत सचिव था। भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड जो था वो उस समय गवर्नर जनरल और वायसराय था। गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। 1919 में इस दोनों लोगों ने मिल करके बनाया था, इसीलिए इसको चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इसका मतलब 1919 में जो वायसराय था, कोई भी घटना हुआ होगा 1919 में, उस दौरान जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था। देखिएगा उत्तर सी। रोलेक्ट एक्ट हो गया या जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया या
1919 का कोई एक्ट हो गया, 1919 का भारत शासन अधिनियम हो गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। साथियों, ये था 25 गर्व सीरीज का प्रश्न। कैसा लगा? हम आपके लिए जो प्रश्न लेकर के आते हैं बहुविकल्पी रिपीटेड प्रश्न रहते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या करते हैं ताकि आप भविष्य की किसी परीक्षाओं में हर प्रश्नों को पकड़ के ट्रैक करके कर सकें। तो कैसा लगा हम लोग का मेहनत और प्रयास? फीडबैक जरूर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों छोटे भाई में ये वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।